नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल वीर भूमि पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती मनाई जाती है और इस दिन को देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से साल 1984 में महज 40 साल की उम्र में राजीव गांधी देश के छठे प्रधानमंत्री बने थे और उनके कार्यकाल को भारत में तकनीकी और कंप्यूटर के विस्तार, आधुनिक सोच को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करने और युवाओं को सशक्त बनाने की कोशिश के लिए याद किया जाता है। राजीव गांधी की विरासत और उनके सद्भाव, एकता और प्रगति के सपने को सम्मान देने के लिए सद्भावना दिवस की शुरुआत की गई। वहीं नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमिश्नर के बाहर भारतीय अधिकारियों ने सुरक्षा घेरे के तौर पर लगाए गए ट्रैफिक बोर्ड और बैरिकेडिंग हटा दी है और ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय मिशन के बाहर लगाए गए अवरोधकों को हटाया है। दोनों देशों के राजनयिक परिषदों के बाहर हुई इस कार्रवाई को कूटनीतिक स्तर पर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बीजा सेशन के पास परिसर को निर्धारित सीमा के लिए बनाया गया और अनाधिकृत ढांचों और अतिक्रमण को भी भारतीय अधिकारियों ने हटा दिया है। संबंधित एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए आसपास की व्यवस्थाओं को सामान्य किया। पाकिस्तान की ओर से भी इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के बाहर लगाए गए अवरोधकों को हटाया गया है। हालांकि इस घटनाक्रम पर अभी तक भारत या फिर पाकिस्तान की ओर से कोई भी अधिकारित बयान सामने नहीं आया है। इसके बावजूद भी राजनयिक हलकों में दोनों देशों के कदमों की चर्चा तेज हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के दौरान इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई पहले भी देखने को मिली है। दोनों देशों ने अतीत से राजनयिक कर्मचारियों की संख्या घटाने और आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने और मिशनों के प्रशासनिक नियंत्रण को कड़ा करने जैसे कदम उठाए हैं। वहीं वंदे मातरम को लेकर जारी विवाद के बीच बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक हुई और बैठक में राष्ट्रगीत के गायन को लेकर चर्चा की गई और तय किया गया कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में 1937 के प्रस्ताव का ही पालन करेगी। इसके तहत कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा ही गाए जाएंगे। बैठक के बाद से कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1937 में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सहमति से प्रस्ताव पारित हुआ था और पार्टी उसी का पालन करेगी। उनके मुताबिक उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रमुख नेताओं की सहमति इस फैसले के पीछे थी। ऐसे में कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर पारित प्रस्ताव निंदनीय है और इससे कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के लिए देश के ऊपर उनका राजनीतिक हित है। साथ ही कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग का तक करार दे दिया है और इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक में जो वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति, 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव? जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर।
वहीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विजय के साथ तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि ये मुलाकात 20 अगस्त को हुई थी और गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में दक्षिण भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल रहे। ऐसे में बैठक के राज्य के बीच लंबित विवादों, नदी जल बंटवारे और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल के बीच नदी जल बंटवारे के विवाद भी बैठक में उठ सकते हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और नागरिक उद्यान से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। ऐसे में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भी अपराध, दुष्कर्म मामलों की तेज जांच और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जरिए जल्द ही निपटारे जैसे विषय भी शामिल हैं। ऐसे में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बांग्लादेश में 35 साल के बाद राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति को जनता सीधे नहीं चुनती, संसद के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और इसमें संसद के कुल 349 सांसद जो है वो वोट डाल सकेंगे। और बांग्लादेश के मुख्य सचिव आयुक्त AMS नासिर उद्दीन ने भी बताया है कि चुनाव में पारदर्शिता के लिए वोटों की गिनती जो है वो लाइव प्रसारित के जरिए की जाएगी। राष्ट्रपति पद के लिए रूलिंग पार्टी BNP के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और मुख्य विपक्षी पार्टी जमात इस्लामी के नेतृत्व वाली 11 दलों के गठबंधन के प्रत्याशी कर्नल जो कि रिटायर हो चुके हैं ओली अहमद सामने होंगे। ऐसे में फरवरी में हुए आम चुनाव में BNP को संसद में 2/3 बहुमत मिली थी, इसलिए फखरुल की जीत लगभग तय मानी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और वोट राष्ट्रीय संसद के सत्र कक्ष में डाला जाएगा। मतदान शुरू होने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है AMS नासिर उद्दीन सांसदों को वोट डालने का तरीका भी समझाएंगे। बांग्लादेश में अब तक 12 राष्ट्रपति चुने हुए हैं और इनमें से 8 बार राष्ट्रपति निर्विरोध भी चुने गए हैं। संविधान लागू होने के बाद से पहले राष्ट्रपति चुनाव जो है 1974 में हुआ था, जिसमें सांसदों ने वोट देकर मोहम्मद दुलार को चुना था। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बुधवार को राष्ट्रीय संसद में बांग्लादेश BNP के सांसदों की बड़ी बैठक हुई। ऐसे में अब सबकी निगाहें जो है आज होने वाले चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि 35 साल के बाद जो है ये चुनाव होने वाला है और जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। बांग्लादेश में 35 साल के बाद राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने के लिए छोटे मालवाहक वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश के मुताबिक N1 श्रेणी के मालवाहक वाहनों के लिए अलग अलग समय सीमा तय की गई है। N1 श्रेणी में 3.5 टन तक वजन वाले छोटे मालवाहक वाहन में आते हैं और दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से डीजल, पेट्रोल और CNG से चलने वाले नए N1 वाहनों को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इसके बाद से दिल्ली में नए N1 मालवाहक वाहनों के तौर पर केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में ये नियम 1 जुलाई 2027 से लागू होंगे। NCR के बाकी जिलों में 1 जनवरी 2028 से डीजल और पेट्रोल वाले N1 वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन बंद किया जाएगा, जबकि CNG वाहनों को फिलहाल छूट मिलेगी। N2 श्रेणी के वाहनों के लिए भी समय सीमा तय की गई है। 3.5 से 7.5 टन तक वजन वाले N2 वाहनों में दिल्ली में 1 जनवरी 2028 से डीजल, पेट्रोल और CNG वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन बंद होगा। 5 प्रमुख NCR जिलों में ये रोक रहेगी और 1 जुलाई 2028 से ये लागू होगी। बाकी NCR जिलों में डीजल, पेट्रोल N2 वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2029 से बंद होगा। वहीं मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 3 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है। सरकार के आदेश के मुताबिक 20 अगस्त से 22 अगस्त तक राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। 23 अगस्त को रविवार होने के कारण संस्था पूरी तरह से बंद ही रहेगी। ऐसे में राज्य सरकार ने छात्रों और शैक्षणिक संस्थाओं को सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया है। प्रशासन का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखना बेहद ही जरूरी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को कम किया जा सके। ये आदेश मणिपुर के राज्यपाल के निर्देश पर आयुक्त सह सचिव ने जारी किया है। आदेश के तहत सरकारी और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं पर भी ये व्यवस्था लागू रहेगी। प्रशासन
प्रशासन की ओर से ये कदम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है और अब शैक्षणिक संस्थाओं के दोबारा खुलने को लेकर आगे के हालातों और प्रशासन के निर्देश पर जारी। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के श्रीनगर दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर में बदलाव और समान स्थिति का संदेश देने वाला माना जा रहा है। दौरे के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर और भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और यहाँ के हालातों को अच्छा बताया। उन्होंने डल झील में शिकारा सवारी की और परी महल का भी दौरा किया और कश्मीरी कालीन के शोरूम में पहुंचकर कारीगरों से बातचीत की। कश्मीर मामले में जानकार उमर मकबूल के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में अमेरिकी कूटनीति में कश्मीर को लेकर अलग अलग रुख देखने को मिला है। अमेरिकी राजनयिक अक्सर सरकारी और मुख्यधारा के राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ अलगाववादी नेताओं से भी संवाद करते रहते हैं और कई मौकों पर वो निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में अलगाववादियों के करीब दिखाई दिए हैं। हालांकि सर्जियो गौर के मुताबिक इस दौरे के लिहाज से वो बेहद ही खास माना जा रहा है। आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने किसी भी अलगाववादी नेता या फिर मानव अधिकार कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं की। इससे कश्मीर में बदलती राजनीति और सुरक्षा के माहौल के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अमेरिकी राजदूत के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि बातचीत में भारत अमेरिका संबंधों के साथ जम्मू कश्मीर के लिए अमेरिका की संभावित भूमिका पर नजरें हैं और ऐसे में उमर के मुताबिक बैठक बेहद ही अच्छी रही और दोनों देशों के संबंधों पर विचार विमर्श का अवसर भी मिला। वहीं हॉकी वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में सोनीपत के अभिषेक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 2 फील्ड गोल दागे। उनके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर टूर्नामेंट के टॉप 8 में जगह पक्की कर ली और वहीं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप अभियान समाप्त हो गया। नीदरलैंड में खेले गए इस पूल डी के मुकाबले में भारत ने शुरुआती से ही आक्रामक खेल दिखाया। 5वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई और इसके बाद 11वें मिनट पर अभिषेक ने शानदार फील्ड गोल करते हुए स्कोर 2-0 कर दिया। ऐसे में 21वें मिनट में हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर में अपना दूसरा गोल किया। पाकिस्तान ने 1 गोल का अंतर कम किया लेकिन 24वें मिनट में अभिषेक ने शानदार फील्ड गोल दागकर भारत की बढ़त मजबूत कर दी। उन्होंने दोनों गोलों ने पाकिस्तान के रक्षा पंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा और पाकिस्तान के खिलाफ 2 गोल करने के बाद से अभिषेक वर्ल्ड कप के शीर्ष गोल स्कोरर की सूची में टॉप 5 पर शामिल हो गए। सोनीपत में जन्मे अभिषेक भारतीय हॉकी के प्रमुख फॉरवर्ड के रूप में लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं। हॉकी इंडिया के अनुसार अब 135 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और 54 गोल कर चुके हैं और उन्होंने 2024 में अर्जुन वर्ल्ड कप भी उन्हें मिला था। भारत ने पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली है। 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर ही सिमट गई थी और अब सीरीज का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 33 साल के सारांश जैन को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मौका मिल सकता है। उन्होंने कुलदीप यादव की जगह टीम में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। पहले टेस्ट में कुलदीप यादव गाल की टर्निंग पिच पर प्रभावित प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने दोनों पारियों में कुलदीप 25 ओवर में गेंदबाजी की और 103 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल किया। ऐसे में टीम के मैनेजमेंट सारांश को आजमाने पर विचार भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सारांश जैन का जन्म 31 मार्च को इंदौर में हुआ था और वो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। उनके पिता सुबोध जैन भी मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। अगर सारांश को अंतिम 11 में जगह मिलती है तो वो कोलंबो में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर सकते हैं और ये उनके लिए घरेलू क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का बड़ा मौका होगा। मध्य प्रदेश में 2021 और 22 सीजन में रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता था और मध्य प्रदेश की उस यादगार जीत में सारांश जैन ने भी बहुमूल्य योगदान दिया था और उस सीजन में उन्होंने 13 विकेट लिए और फाइनल में भी 57 रनों की बेहद ही अहम पारी खेली थी और उसके अगले सीजन में सारांश ने 360 रन बनाए और 35 विकेट लिए। इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें रणजी ट्रॉफी से बेस्ट ऑलराउंडर के लिए भी लाल अमरनाथ अवार्ड से भी नवाजा गया था।
विभाग ने गुरुवार को दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहने के अनुमान जताए हैं। वहीं यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तरी झारखंड, दक्षिणी पश्चिम बिहार और साथ ही दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने डिप्रेशन के कारण पूर्वी उत्तर भारत और पूर्व मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बुधवार को भारी बारिश के कारण यूपी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली और पश्चिमी यूपी में 23 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में 22 से 25 अगस्त के दौरान भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में 22 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 25 अगस्त तक बारिश का दौर लगातार जारी रह सकता है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।